दोस्तों, आप सभी ने इन तीनों चाइल्ड एक्टर्स को कभी न कभी कहीं न कहीं देखा जरूर होगा, जिनमें से एक ने टार्जन द वंडर कार, दूसरे ने तारे जमीन पर और तीसरे ने रावण जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया था। मगर अब ये तीनों किसी भी फिल्मों में दिखाई क्यों नहीं देते हैं? क्या सचमुच इनमें से एक एक्टर के साथ अजय देवगन की नोकझोंक हो जाने की वजह से अजय देवगन ने उसके करियर को बर्बाद कर दिया? और दूसरा एक्टर तो ऐसा था जिसकी एक फिल्म हिट होने के बाद बॉलीवुड में फिर दोबारा उसे किसी ने भी काम नहीं दिया। और तीसरा एक्टर तो ऐसा था जिसकी पहली ही फिल्म सुपरहिट हो गई, जिसकी वजह से नेपोटिज्म को सपोर्ट करने वाले लोगों को ये लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था और वो लोग इसे इतना ज्यादा परेशान करने लगे कि वो बॉलीवुड को छोड़कर कनाडा चला गया। चलिए जानते हैं इन तीनों एक्टर्स की जन्म से लेकर अब तक की पूरी कहानी। नंबर 1। दोस्तों, आप सभी ने टार्जन द वंडर कार मूवी तो जरूर देखी होगी, जिसमें इस लड़के ने राज चौधरी का किरदार निभाया था। मगर इतनी बड़ी सुपरहिट फिल्म देने के बाद भी इस लड़के को दोबारा किसी और फिल्म में काम करने का मौका क्यों नहीं मिला? क्या सचमुच अजय देवगन ने ही इसके करियर को बर्बाद कर दिया? कहा जाता है कि टार्जन के सेट पर ही इस लड़के और अजय देवगन के बीच एक छोटी सी लड़ाई हो गई थी और इस लड़ाई के बाद अजय देवगन बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे। उसके बाद से ही अजय देवगन इस लड़के के करियर को बर्बाद करने के लिए हाथ धोकर इसके पीछे पड़ गए थे। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जिस समय टार्जन द वंडर कार आई थी, उसी के आसपास नेपोटिज्म किड्स का दौर शुरू हो रहा था, जैसे रणबीर कपूर और शाहिद कपूर। इन दोनों को आगे बढ़ाने के लिए ही इस लड़के को पीछे कर दिया गया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि नेपोटिज्म, बॉलीवुड और अजय देवगन, इन तीनों ने मिलकर कैसे इस लड़के का पूरा करियर बर्बाद कर दिया। दोस्तों, इस लड़के का नाम है वत्सल सेठ। इनका जन्म 5 अगस्त 1980 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। इन्होंने अपनी पढ़ाई जय हिंद कॉलेज, मुंबई से की थी। वहां ये कंप्यूटर साइंस के एक होनहार छात्र थे, जिन्हें सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर की अच्छी खासी जानकारी थी। अब जानते हैं इनके एक्टिंग करियर के बारे में। दोस्तों, टार्जन द वंडर कार इनकी करियर की पहली फिल्म नहीं थी। इससे पहले ये टीवी धारावाहिकों में काम किया करते थे। दरअसल हुआ यूं कि इनके एक दोस्त की मम्मी स्क्रिप्ट राइटर थीं, जो अलग अलग टीवी धारावाहिकों के लिए स्क्रिप्ट लिखा करती थीं। उनके घर वत्सल का आना जाना लगा रहता था। एक दिन उन्होंने वत्सल से कहा कि एक नया टीवी धारावाहिक रिलीज होने वाला है, जिसका नाम जस्ट मोहब्बत है और मेरे ऑफिस में ही उसका ऑडिशन हो रहा है। तुम चाहो तो ऑडिशन देने आ सकते हो। वत्सल ने पहले तो मना कर दिया कि उन्हें एक्टिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वो तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं। लेकिन उनकी दोस्त की मम्मी ने कहा कि एक बार जाकर देख लो, क्या पता एक्टिंग में ही मन लग जाए। अगले ही दिन वत्सल बिना किसी तैयारी के ऑडिशन देने चले गए। दोस्तों, इससे पहले वत्सल ने कभी कोई एक्टिंग क्लास ज्वाइन नहीं की थी। जो कुछ भी एक्टिंग उन्हें आती थी वह पूरी तरह से नेचुरल थी। जब उन्होंने डायरेक्टर के सामने ऑडिशन दिया तो डायरेक्टर को उनका ऑडिशन बेहद पसंद आया। डायरेक्टर को वत्सल की नेचुरल एक्टिंग, शार्प चेहरा और इनोसेंट फेस बहुत अच्छा लगा। इसके बाद उन्हें धारावाहिक में जय मल्होत्रा का रोल निभाने का मौका मिला। यह धारावाहिक 1996 में रिलीज हुआ और सन 2000 तक चला। इन 4 वर्षों में वत्सल को घर घर में पहचान मिलने लगी। लेकिन धारावाहिक के दौरान भी वत्सल ने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। जब सन 2000 में यह धारावाहिक खत्म हुआ, तब वत्सल के माता पिता ने कहा कि तुम्हें आगे की पढ़ाई जारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि बॉलीवुड में बिना किसी गॉडफादर के तुम ज्यादा आगे नहीं जा पाओगे और बीच में ही नेपोटिज्म का शिकार हो जाओगे। हम नहीं चाहते कि तुम नेपोटिज्म के चलते अपनी कंप्यूटर साइंस की डिग्री भी छोड़ दो। इसके बाद वत्सल ने एक्टिंग इंडस्ट्री से थोड़ी दूरी बना ली और पढ़ाई पर ध्यान देने लगे। जैसे ही इनकी पढ़ाई सन 2002 में पूरी हुई, उन्हें पता चला कि अब्बास मस्तान, जो कि उस समय बॉलीवुड के मशहूर थ्रिलर डायरेक्टर थे, जिन्होंने बाजीगर और रेस जैसी सुपरहिट फिल्में डायरेक्ट की थीं, एक नई फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम टार्जन द वंडर कार होने वाला है। यह मूवी एक अलग ही कॉन्सेप्ट पर आधारित थी, जिसमें एक बाप की आत्मा अपने बेटे की कार में समा जाती है। यह कहानी वत्सल को बेहद पसंद आई और वे ऑडिशन देने पहुंच गए। वहां जाकर पता चला कि अब्बास मस्तान एक ऐसे चेहरे की तलाश में है जो अब तक बॉलीवुड में नजर न आया हो और जिसके पास थोड़ा बहुत एक्टिंग का अनुभव हो। जैसे ही वत्सल का नंबर आता है, वे ऑडिशन देते हैं और उनका ऑडिशन अब्बास मस्तान को बहुत पसंद आता है। जब उन्होंने वत्सल का प्रोफाइल देखा तो उसमें लिखा था कि वत्सल ने जस्ट मोहब्बत जैसे धारावाहिक में काम किया है, जिससे उन्हें अनुभव भी है। इसलिए डायरेक्टर को लगा कि उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अब्बास मस्तान ने वत्सल सेठ को राज चौधरी के किरदार के लिए चुन लिया। दोस्तों, ये रोल इतना बड़ा था कि उस फिल्म में अजय देवगन जैसे सुपरस्टार भी
सिर्फ साइड रोल में नजर आए। जिन्होंने यह मूवी देखी है उन्हें पता होगा कि अजय देवगन सिर्फ शुरुआती आधे घंटे में ही नजर आते हैं और बाकी का 1.5 घंटा पूरी तरह से राज के किरदार पर केंद्रित होता है, और यही किरदार वत्सल सेठ ने निभाया था। सन 2000 में इस मूवी की शूटिंग शुरू हुई और पहली बार वत्सल को इतने बड़े सुपरस्टार के साथ काम करने का मौका मिला। जब शूटिंग शुरू हुई उसके बाद से ही वत्सल और अजय देवगन की बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनने लगी थी। दरअसल दोस्तों, वत्सल सेठ कहते हैं कि अजय देवगन उन्हें इस मूवी की शूटिंग पर बहुत ही ज्यादा गाइड किया करते थे। अजय देवगन उनके लिए एक सुपरस्टार नहीं बल्कि बड़े भाई जैसे थे। अजय देवगन हमेशा वत्सल की एक्टिंग को निखारने की कोशिश करते रहते थे। वत्सल खुद अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जब भी ऑफ कैमरा वह अजय देवगन से मिलते थे तो वह उनकी एक्टिंग को पॉलिश करने का काम करते थे। जैसे कि वह उन्हें बताते थे कि एक्टिंग करते समय कैमरा एंगल पर ध्यान देना चाहिए, किसी भी खतरनाक डायलॉग को बोलने से पहले हल्का सा पॉज लेना चाहिए और एक्टिंग के साथ साथ अपनी बॉडी लैंग्वेज पर भी काम करना चाहिए। इन्हीं सारी चीजों की वजह से यह मूवी आज जहां पर खड़ी है वहां तक पहुंची। दरअसल दोस्तों, वत्सल सेठ के ऊपर इस फिल्म की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि वह मेन रोल में थे और मेन रोल ही डिसाइड करता है कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट होगी या फ्लॉप। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के इस हिस्से तक आ ही गए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सन 2003 के आखिरी में इस फिल्म की शूटिंग खत्म होती है और सन 2004 के मध्य में यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होती है। जैसे ही यह फिल्म रिलीज होती है ये ताबड़तोड़ कमाई करना शुरू कर देती है। ये मूवी इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित होती है कि उस समय के सारे बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ देती है और रातों रात वत्सल सेठ बेहद फेमस हो जाते हैं। उनका चेहरा घर घर में पहचाना जाने लगता है। उस दौर के 90 के दशक के बच्चों के वह फेवरेट हीरो बन जाते हैं। मगर कहते हैं ना, जब फेम आता है तो उसके साथ साथ अहंकार भी आ जाता है। कुछ ऐसा ही वत्सल के साथ भी हुआ। दरअसल इस फिल्म की कामयाबी के बाद वत्सल सेठ को लेकर अजय देवगन की एक खास योजना थी। अजय देवगन चाहते थे कि उनका जो करीबी रिश्तेदार फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च हो रहा था वह वत्सल के साथ काम करे, ताकि वत्सल की फेम से उस नए एक्टर को भी पहचान मिले। मगर वत्सल सेठ ने उस फिल्म में काम करने से साफ इनकार कर दिया। इस फैसले से अजय देवगन बहुत नाराज हो गए। कहा जाता है कि इसके बाद अजय देवगन ने वत्सल के करियर को रोकने के लिए अपने स्तर पर कोशिशें शुरू कर दी। वत्सल को कई फिल्मों के ऑफर आते थे, मगर जैसे ही वह वहां पहुंचते थे कुछ ही दिनों में उन्हें फिल्म से निकाल दिया जाता था और जो कारण दिए जाते थे वो बेहद बनावटी लगते थे, जैसे हमें आपसे बेहतर एक्टर मिल गया है या आप इस किरदार के लिए फिट नहीं लगते। हालत इतनी खराब हो गई थी कि सन 2004 में टार्जन द वंडर कार की रिलीज के बाद वत्सल सेठ पूरे 4 साल तक घर पर ही बैठे रह गए। उन्हें कोई भी काम नहीं मिल रहा था। जो भी ऑफर आते थे उनमें से भी उन्हें किसी न किसी बहाने से बाहर कर दिया जाता था। मगर सन 2008 में वत्सल नन्हा जैसलमेर नाम की फिल्म साइन करते हैं जो सन 2009 में रिलीज होती है, लेकिन यह फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो जाती है। उसके बाद वह हीरोज मूवी में काम करते हैं जो सन 2010 में आती है और वह भी फ्लॉप हो जाती है। फिर पेइंग गेस्ट में काम करते हैं, लेकिन वह फिल्म भी नहीं चलती। लगातार 3 फ्लॉप फिल्में देने के बाद वत्सल का करियर और भी नीचे चला जाता है और उन्हें फिर कोई डायरेक्टर अपनी फिल्म में लेना नहीं चाहता, क्योंकि आप जानते ही हैं, उगते सूरज को सब नमस्कार करते हैं लेकिन ढलते सूरज को कोई नहीं पूछता। बॉलीवुड से उम्मीद छोड़कर वत्सल दोबारा टीवी धारावाहिक की तरफ लौटते हैं। सन 2014 में एक हसीना थी नाम के सीरियल में उन्हें शौर्य का निगेटिव रोल मिलता है। फिर 2017 में हासिल और 2019 में ये रिश्ता है प्यार के में काम करते हैं और इन्हीं दिनों में इन्हें ईशिता दत्ता से प्यार हो जाता है। बाद में 2019 में दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद वत्सल सेठ न तो किसी फिल्म और न ही किसी टीवी शो में नजर आते हैं। इतने संघर्ष और असफलताओं को देखने के बाद वह एक्टिंग करियर को अलविदा कह देते हैं और अपनी कंप्यूटर साइंस की डिग्री का फायदा उठाते हुए एक कंपनी शुरू करते हैं जिसका नाम पंक्चुअलिटी है। इस समय उनका एक बेटा है और दूसरा बच्चा भी आने वाला है। इंस्टाग्राम पर वह बहुत एक्टिव रहते हैं और अपने परिवार व फैंस के लिए लगातार अच्छे पोस्ट शेयर करते रहते हैं। नंबर 2 दोस्तों, आपने इस चाइल्ड एक्टर को कहीं ना कहीं देखा जरूर होगा जिसने तारे जमीन पर जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया था, मगर यह अब किसी भी फिल्म में दिखाई क्यों नहीं देता है? क्या सचमुच आमिर खान ने ही इसका पूरा करियर बर्बाद कर दिया ताकि नेपोटिज्म किड्स का राइस हो सके और बॉलीवुड में जो आउटसाइडर्स हैं वे बॉलीवुड के आउटसाइड ही रहे? मगर कुछ न्यूज आर्टिकल्स की माने तो वहां पर कहा जाता है कि इस लड़के के ऊपर डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स द्वारा मेंटली बहुत ही ज्यादा हैरेस किया गया था, जिसकी वजह से यह लड़का
मेंटल ट्रॉमा में चला गया और बॉलीवुड को छोड़ दिया। चलिए जानते हैं इन बातों में कितनी सच्चाई है। दोस्तों, इस लड़के का नाम है दरशील सफारी। यह अब 27 साल का हो चुका है। इसका जन्म 3 मार्च 1997 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। इसने मुंबई के ही ग्रीनलैंड स्कूल से पढ़ाई की थी। दोस्तों, दरअसल बचपन से ही पढ़ाई में उतना ज्यादा अच्छा नहीं था, बल्कि यह बहुत ही ज्यादा शरारती बच्चा था। दोस्तों, छोटी सी उम्र से ही इसका एक्टिंग में बहुत ही ज्यादा मन लगता था, जिसकी वजह से इसके माता पिता ने उसे उस समय मुंबई के सबसे बड़े डांसिंग स्कूल में इसका एडमिशन करा दिया था। स्कूल में जब भी कोई फंक्शन हुआ करता था, जैसे ड्रामा, एक्टिंग या फिर कोई और, उसमें दर्शन बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करता था। दोस्तों, स्कूल में उसको सब कोई बहुत ही ज्यादा पसंद किया करता था, क्योंकि वह एक्टिंग बहुत ही अच्छे तरीके से किया करता था। और यही चीज डांस क्लास में भी थी। डांस क्लास में भी जितने लोग डांस सीखने आते थे, वे सभी लोग दर्शन के फैन हो जाते थे, क्योंकि वह डांसिंग क्लास में दरअसल सबसे छोटा हुआ करता था। मगर दर्शन ने कभी यह नहीं सोचा होगा कि यह डांस क्लास उसकी जिंदगी और किस्मत दोनों को बदल देगा। दरअसल दोस्तों, 2004 के आसपास आमिर खान और डायरेक्टर अनमोल गुप्ता तारे जमीन पर मूवी की स्क्रिप्ट लिख रहे थे। यह स्क्रिप्ट 2005 के आखिरी तक पूरी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद इस फिल्म की शूटिंग शुरू होती है, जिसके लिए एक चाइल्ड एक्टर की जरूरत थी, जो ईशान अवस्थी के रोल को बहुत ही नेचुरल तरीके से स्क्रीन पर पोर्ट्रे कर सके। दरअसल दोस्तों, तारे जमीन पर मूवी में जो ईशान अवस्थी नाम का कैरेक्टर होता है, उसको भूलने की बीमारी होती है। वह जो भी पढ़ता था, वह तुरंत ही उन सारी चीजों को भूल जाता था, और उसके सामने जितने भी किताबी अक्षर होते थे, वे डांस किया करते थे। मगर वह एक चीज में बहुत ही ज्यादा अच्छा था, और वह था ड्राइंग। वह ड्राइंग इतनी अच्छी करता था कि उसके सामने अच्छे अच्छे ड्राइंग के टीचर्स फेल हो जाते थे। और ये सारी चीज सिर्फ एक ही वजह से पॉसिबल थी, और वह चीज थी कलर्स। वह जिन कलर्स का यूज करता था, उसी की वजह से उसका ड्राइंग इतना ज्यादा उभर कर सबके सामने आता था। दोस्तों, अगर आप भी वह सारे कलर्स को खरीदना चाहते हैं जो कि इस मूवी में ईशान अवस्थी यूज करता है, तो उन कलर्स का लिंक टैग प्रोडक्ट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में है। आप उसको खरीद के अपने छोटे भाई या फिर अपने बच्चों को दे सकते हैं, जिससे उनकी क्रिएटिविटी में पंख लग सकते हैं। इसके बाद आमिर खान और उनके प्रोड्यूसर्स मुंबई के सबसे बड़े डांसिंग क्लास में जाते हैं चाइल्ड एक्टर्स की ऑडिशन लेने के लिए। दोस्तों, जब आमिर खान वहां पर पहुंचते हैं, तो वह देखते हैं कि वहां पर बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे बच्चे ईशान अवस्थी के रोल के लिए ऑडिशन देने आए हैं। आमिर खान खुद वहां पर बैठकर बहुत सारे बच्चों का ऑडिशन लेते हैं, मगर उन सारे बच्चों में एक चीज की कमी थी। वह सारे बच्चे नेचुरल तरीके से एक्ट नहीं कर पा रहे थे, बल्कि वह बहुत ही ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे थे और अपने आप को बहुत ही ज्यादा क्यूट दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और यही चीज आमिर खान को पसंद नहीं आई और वह डांस क्लास से चले गए। इसके बाद की सारी ऑडिशन उनके डायरेक्टर अनमोल गुप्ता ने लिया। कई सारे ऑडिशन लेने के बाद उनकी नजर दर्शन सफारी पर पड़ती है। दोस्तों, जब उन्होंने दर्शन सफारी की एक्टिंग देखी, तो उन्होंने तुरंत ही दर्शन सफारी को ईशान अवस्थी के रोल के लिए सिलेक्ट कर लिया। दरअसल दोस्तों, जहां दूसरे बच्चे अपने आप को क्यूट दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं पर दर्शन सफारी नेचुरल एक्टिंग कर रहे थे। जैसे वह थे, वैसे ही वह एक्ट कर रहे थे, बिल्कुल बिंदास एटीट्यूड में। और यही बिंदास एटीट्यूड अनमोल गुप्ता जी को पसंद आता है और ईशान अवस्थी की ऑडिशन वाली वीडियो वह आमिर खान को दिखाते हैं। आमिर खान भी तुरंत दर्शन को ईशान अवस्थी के रोल के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों, बॉलीवुड में बहुत कम ही देखा जाता है कि कोई अपनी पहली मूवी कर रहा हो, और वह भी इतने बड़े सुपरस्टार के साथ। ऐसा ही दर्शन के साथ भी हुआ था। दोस्तों, दर्शन ने कभी यह नहीं सोचा था कि उसकी पहली फिल्म जो होगी, उसमें एक्टर आमिर खान होंगे। दोस्तों, जैसे तैसे करके फिल्म की शूटिंग शुरू होती है और दर्शन सफारी ईशान अवस्थी की एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, दर्शन इतनी अच्छी एक्टिंग करता था कि सेट पर जितने भी लोग काम किया करते थे, वे काम छोड़कर दर्शन की एक्टिंग ही देखने लगते थे। सबको दर्शन बहुत ही ज्यादा पसंद आता था और उसकी एक्टिंग भी लाजवाब थी। दोस्तों, दर्शन और आमिर खान के बीच की बॉन्डिंग भी इस मूवी की वजह से बहुत ही अच्छी बन चुकी थी। दरअसल खुद अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि आमिर खान उनके साथ तारे जमीन पर के सेट पर बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आते थे। वे उनकी एक्टिंग को हर वक्त निखारने की कोशिश किया करते थे और कई सारे टिप्स भी दिया करते थे, जिसकी वजह से यह मूवी सुपर हिट हुई थी। जैसे दर्शन सफारी खुद बताते हैं कि एक रोल में ईशान अवस्थी को रोते हुए दिखाना था, मगर वह रोल दर्शन को करने में बहुत ही ज्यादा कठिनाई हो रही थी, क्योंकि डायरेक्टर और आमिर खान चाहते थे कि दर्शन नेचुरल तरीके से रोए, और दरअसल वह बार बार करने में नाकामयाब हो जा रहा था।
इसके बाद आमिर खान आते हैं और दर्शन के पास बैठते हैं और उसको समझाते हैं कि दर्शन, इस सीन में हुआ कुछ यूं है कि जो ईशान अवस्थी है उसको सब कोई छोड़कर जा चुका है और वह बहुत ही ज्यादा अकेला हो चुका है, जिसकी वजह से वह रो रहा है। क्या तुम्हारी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है जब हर किसी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया हो? तब तुम्हें कैसा महसूस हुआ था? ईशान अवस्थी सिर हिलाता है और कहता है, बहुत ही बुरा। तब आमिर खान कहते हैं, इसी चीज को तुमको स्क्रीन पर पोर्ट्रे करना है। आमिर खान के समझाने के बाद दोस्तों दर्शन सफारी नेचुरल तरीके से कैमरे में रोते हैं और एक बार में ही इस पूरे सीन को शूट कर लिया जाता है। दोस्तों 2007 में जब यह मूवी रिलीज हुई तो दर्शन एक ही दिन में सुपरस्टार बन गया था। एक दिन पहले दर्शन एक नॉर्मल स्कूल जाने वाला बच्चा था, मगर जैसे ही फिल्म रिलीज हुई दरअसल सफारी सुपरस्टार बन चुके थे। जिस रास्ते से यह जाया करते थे उस रास्ते में लोग इनको पकड़ पकड़ के ऑटोग्राफ और फोटो भी खिंचवाते थे। उनके स्कूल के दोस्त इन्हें सुपर हीरो की तरह ट्रीट किया करते थे और स्कूल के टीचर्स भी इनको बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगे थे। यह फिल्म इतनी ज्यादा सुपरहिट हुई कि घर घर में लोग इन्हें पहचानने लगे थे। उस समय इनका फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया था। इनको उस समय यंगेस्ट इंडियन सुपरस्टार का अवार्ड भी मिला था। उनकी पॉपुलैरिटी रातों रात इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि इनको कई सारे टीवी ऐड करने का भी मौका मिला, जिसमें कुछ टूथपेस्ट, किड्स वेयर और एजुकेशनल ब्रांड की कंपनियां थीं। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद दोस्तों लोगों को लग रहा था कि दर्शन सफारी ही अगला आमिर खान बनेंगे, मगर आगे चलकर इसका ठीक उल्टा ही हुआ। तारे जमीन पर मूवी के बाद दर्शन सफारी को दूसरी मूवी 2010 में करने को मिली, जिसका नाम था बम बम बोले। यह एक ईरानियन मूवी थी जिसमें दर्शन को एक गरीब बच्चे का रोल मिला था जो अपनी बहन के 2 जोड़ी जूतों के लिए रेस में हिस्सा लेता है। जब यह फिल्म 2010 में रिलीज हुई तब यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ ज्यादा धमाल नहीं कर पाई, लेकिन क्रिटिक्स ने इस फिल्म को बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट किया। इसके बाद 2010 में दरअसल को तीसरी मूवी मिली जो थी जोकोमो। ये डिज्नी इंडिया की एक सुपर हीरो फिल्म थी जिसमें दरअसल को जोकोमो नाम के एक सुपर हीरो का रोल मिला था। दरअसल की यह पहली फिल्म थी जिसमें एक्टिंग के साथ साथ VFX का भी यूज हुआ था और साथ ही साथ दर्शन की यह सबसे ज्यादा हाई बजट फिल्म थी। मगर दोस्तों जब यह बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई तो यह फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई। इस फिल्म ने वह इम्पैक्ट क्रिएट नहीं किया जो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने सोचा था। इसके अगले साल दर्शन को एक और मूवी में काम करने का मौका मिला जिसका नाम था मिडनाइट्स चिल्ड्रन। यह सलमान रुश्दी की फेमस नोवेल पर बेस्ड एक मूवी थी जिसमें दरअसल को एक छोटा सा रोल मिला था, मगर यह मूवी भी वह उतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाई, जिसकी वजह से यह मूवी भी फ्लॉप हो गई। दोस्तों लगातार 3 मूवी फ्लॉप होने के बाद दर्शन का कॉन्फिडेंस बिल्कुल गिर गया था। वह मेंटली लेवल पर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। उस समय लोग दर्शन को वन टाइम हिट सुपरस्टार कहकर चिढ़ाते थे, जिसकी वजह से दरअसल बॉलीवुड से कुछ समय के लिए ब्रेक लेता है। इसके बाद दर्शन डायरेक्ट दिखाई देता है झलक दिखला जा सीजन 5 में, जहां उनकी डांस पार्टनर थी अवंतिका कौर जो आज भी एक फेमस एक्ट्रेस हैं। यहाँ पर दर्शन सफारी बहुत ही अच्छी डांसिंग करते हैं, मगर यहाँ पर भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता है। वह झलक दिखला जा सीजन 5 हार जाते हैं। इतनी ज्यादा नाकामियां देखने के बाद दर्शन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसके बाद वह 2015 में थिएटर परफॉर्मेंस करने लगते हैं। उन्होंने कई सारे स्टेज प्ले किए, जैसे कैन आई हेल्प यू। ये एक कॉमेडी प्ले था जिसको लोगों ने बहुत ही ज्यादा सराहा था। इसके बाद दर्शन कई सारे शॉर्ट फिल्म और OTT कंटेंट में भी काम करते हैं, जैसे कैपिटल A स्मॉल a जो 2022 में रिलीज हुई थी और ये एक लव स्टोरी शॉर्ट फिल्म थी। दोस्तों आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या आमिर खान ने तारे जमीन पर मूवी रिलीज होने के बाद दर्शन को कभी सपोर्ट नहीं किया? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, दर्शन सफारी खुद ही अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि आमिर खान एक बहुत ही ज्यादा सिलेक्टिव पर्सन है। वह जब भी कोई फिल्म निकालते हैं तो वह उसमें उन्हीं लोगों को रोल का ऑफर देते हैं जो लोग स्क्रिप्ट के हिसाब से फिट बैठते हैं। आमिर खान कभी भी नेपोटिज्म को सपोर्ट नहीं करते हैं। उनकी जो फिल्म होती है वह बेहद सिलेक्टिव होती है, जिसकी वजह से उस फिल्म में काम करने वाले लोग भी बेहद सिलेक्टिव होते हैं। वैसे तो आमिर खान ने दर्शन सफारी को ऑन कैमरा बहुत ही ज्यादा सराहा है। एक इंटरव्यू में आमिर खान बताते हैं कि दर्शन सफारी अपनी उम्र से बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और वह यह भी कहते हैं कि दर्शन सफारी जैसा टैलेंट उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा है। मगर रही बात आमिर खान डायरेक्टली दर्शन सफारी को कोई मूवी देने की या नहीं, तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आमिर खान ने दर्शन सफारी को तारे जमीन पर के बाद किसी भी फिल्म में रोल नहीं दिया,
लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि इतने सारे फेलियर्स देखने के बाद आखिर दर्शन सफारी अब कहां हैं और क्या करते हैं। दोस्तों, इतने सारे बैक टू बैक फ्लॉप मूवीज और जिंदगी में फेलियर्स देखने के बाद दर्शन सफारी बॉलीवुड से अब दूर जा चुके हैं। दरअसल दोस्तों, अब वह इंस्टाग्राम पर बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहते हैं, वहीं पर अपनी शायरी और मोटिवेशनल स्टोरीज को शेयर करते हैं और साथ ही साथ शॉर्ट फिल्म और ओटीटी में यह बहुत ही ज्यादा इस समय एक्टिव है। नंबर 3। दोस्तों, अगर आपने रावण मूवी देखी होगी तो इस चाइल्ड एक्टर को जरूर देखा होगा, मगर सवाल यह है कि रावण मूवी के बाद ये किसी और फिल्म में क्यों नहीं दिखाई दिया। क्या सचमुच शाहरुख खान ने जानबूझकर इसका करियर बर्बाद कर दिया ताकि अपने बेटे आर्यन खान को बड़े बॉक्स ऑफिस पर लॉन्च कर सकें? दोस्तों, इस लड़के के साथ बॉलीवुड में बहुत बुरा व्यवहार हुआ। फिल्मी बैकग्राउंड न होने के कारण लोग इस एक्टर को चिढ़ाते थे, मजाक उड़ाते थे और यहाँ तक कि मानसिक रूप से प्रताड़ित भी करते थे। कई फिल्म डायरेक्टर्स ने नेपोटिज्म का समर्थन करते हुए इस एक्टर का पूरा करियर ही बर्बाद कर दिया। चलिए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। दोस्तों, इस लड़के ने रावण मूवी में प्रतीक सुब्रमण्यम का रोल निभाया था, मगर इसका असली नाम है अरमान वर्मा। अरमान का जन्म 23 मार्च 1999 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। उसकी पढ़ाई मुंबई के ही बिल्बन हाई इंटरनेशनल स्कूल में हुई थी। दोस्तों, अरमान शुरू से ही पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी बहुत अच्छा था। वह स्कूल में ड्रामा करता था और लोगों को हंसाया भी करता था। अरमान को अपने ड्रामा के कारण कई बार स्कूल से अवार्ड भी मिला था। इन्हीं चीजों की वजह से वह छोटी उम्र से ही एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करने लगा था। वह एक्टिंग में काफी प्रतिभाशाली था। मगर दोस्तों, अरमान की किस्मत तब बदली जब उसने एक पोस्टर देखा जिसमें लिखा था कि मशहूर डायरेक्टर अनुभव सिन्हा एक हाई बजट मूवी बना रहे हैं और उन्हें एक चाइल्ड एक्टर की जरूरत है। अगर कोई इच्छुक है तो दिए गए नंबर पर कॉल करे। अरमान वह पोस्टर पढ़कर अपने माता पिता के पास गया और उनसे जिद करने लगा कि उसे इस फिल्म के लिए ऑडिशन देना है। उसके माता पिता ने उसे समझाया कि इतनी बड़ी फिल्म में उसका सिलेक्शन होना मुश्किल है क्योंकि बॉलीवुड में नेपोटिज्म बहुत ज्यादा है और उनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड भी नहीं है। यह सुनकर अरमान बहुत निराश हो गया और उसने खाना पीना छोड़ दिया। थक हार कर उसके माता पिता उसे वहां ले गए जहां रावण मूवी के लिए ऑडिशन चल रहा था। जब अरमान वहां पहुंचा तो अनुभव सिन्हा ने उसे पहली नजर में ही पसंद कर लिया, मगर वह उसकी एक्टिंग स्किल्स को परखना चाहते थे। जब ऑडिशन शुरू हुआ तो वहां शाहरुख खान भी मौजूद थे। जैसे ही ऑडिशन खत्म हुआ, शाहरुख खान और अनुभव सिन्हा दोनों ताली बजाने लगे और तुरंत अरमान को रावण मूवी में शाहरुख खान के बेटे की भूमिका के लिए सिलेक्ट कर लिया। दोस्तों, जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और अरमान पहली बार शाहरुख खान और करीना कपूर से मिला तो वह बहुत ज्यादा नर्वस हो गया था। उन लोगों को देखकर घबराहट के कारण उसके हाथ पैर तक कांपने लगे थे क्योंकि वह तो एक आम स्कूल जाने वाला बच्चा था। इसके बाद शाहरुख खान ने उसे बहुत ही अच्छे तरीके से बात करके उसे कंफर्टेबल महसूस कराया और एक्टिंग के लिए तैयार कराया, जिससे अरमान काफी कंफर्टेबल हो गया। शूटिंग के दौरान शाहरुख खान और अरमान की बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन गई थी। वे शूटिंग के बाद भी मिला करते थे और बातें करते थे। करीना कपूर भी अरमान से बहुत फ्रेंडली अंदाज में बातें करती थी, जिससे अरमान को सेट पर बहुत सहज महसूस होता था। जब यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई उस समय अरमान वर्मा की उम्र सिर्फ 11 साल थी। उसके कॉन्फिडेंट एक्टिंग स्किल्स को देखकर लोगों ने उसकी बहुत सराहना की थी और वह रातों रात मशहूर हो गया था। मगर दोस्तों, कहा जाता है ना कि बॉलीवुड में अगर आपके पीछे किसी गॉडफादर का हाथ न हो तो आप नेपोटिज्म के शिकार हो जाएंगे। ठीक यही हुआ अरमान वर्मा के साथ। दोस्तों, अरमान भी नेपोटिज्म की बलि चढ़ गए। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि जब तक रावण की शूटिंग चल रही थी तब तक अरमान वर्मा सभी लोगों के संपर्क में थे, मगर जैसे ही शूटिंग खत्म हुई और फिल्म रिलीज हुई उसके बाद से किसी ने भी अरमान से बात करने की कोशिश नहीं की और अगर अरमान खुद किसी से बात करने की कोशिश करते तो लोग उन्हें नजरअंदाज कर देते थे। उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था जैसे मानो कि कहा जा रहा हो कि तुम एक आउटसाइडर हो और तुम्हारा जितना काम था वह हम तुमसे निकलवा चुके हैं, अब तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। यहाँ तक कि शाहरुख खान ने भी अरमान वर्मा को सपोर्ट नहीं किया, जबकि शाहरुख खान ने वरुण धवन, अनुष्का शर्मा और कृति सेनन जैसे कि नेपोटिज्म एक्टर्स का करियर बनाया है, मगर उन्होंने कभी भी अरमान वर्मा पर ध्यान नहीं दिया। कहा जाता है कि वरुण, अनुष्का और कृति जैसे कलाकारों ने नेपोटिज्म के दम पर अपने करियर बनाए, जबकि अरमान वर्मा के पास कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था और इसी वजह से उन्हें अलग थलग कर दिया गया। कई लोगों का मानना है कि रावण के सेट पर शाहरुख खान और अरमान के बीच जो अच्छी बॉन्डिंग दिखाई दी थी वह महज एक एक्टिंग था। दोस्तों, कहा जाता है कि उस समय भी शाहरुख खान अरमान के साथ सिर्फ एक्टिंग ही कर रहे थे, लेकिन अरमान, जो कि उस समय
एक मासूम बच्चा था, ने इन सभी बातों को बहुत गंभीरता से ले लिया। इसका नतीजा यह हुआ कि वह मानसिक रूप से काफी परेशान हो गया। आखिरकार अरमान वर्मा ने यह फैसला किया कि वह अब बॉलीवुड को अलविदा कह देंगे। उन्होंने ठान लिया कि अब वह किसी भी बॉलीवुड फिल्म में काम नहीं करेंगे। यही वजह रही कि रावण उनकी पहली और आखिरी फिल्म बन गई। इसके बाद कहा जाता है कि अरमान वर्मा ने अपनी उच्च शिक्षा के लिए लंदन का रुख किया और फिर कभी भी भारत लौटकर नहीं आए। दोस्तों, उनकी एक इंस्टाग्राम आईडी है, लेकिन वह उस पर अब सक्रिय नहीं रहते। उनके बारे में पब्लिक डोमेन में भी बहुत ही कम जानकारी उपलब्ध